ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान का जब भी नाम आता है हम क्या कहते हैं? पाकिस्तान वो देश जहां आतंकवाद पनपता है, पाकिस्तान वो मुल्क जो कंगालिस्तान भी कहा जाता है। और पाकिस्तान का हाल क्या है ये हम क्या बताएं, ये तो वहां के प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से कहते हैं। ये किसी से छिपा ही नहीं है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा कबूलनामा किया है। मुनीर और शहबाज का मुल्क पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। और जब बात खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ माने और कहें तो फिर हम तो सिर्फ उनका कहा हुआ आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि आर्थिक संकट की वजह से उन्हें और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कई देशों में जाकर कर्ज मांगना पड़ा। इससे उन्हें शर्मिंदगी और आत्मसम्मान में कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मदद पाने के लिए कई बार समझौते भी करने पड़े। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। अब अजीत जी, भारत कहे कि पाकिस्तान भिखारी है तो हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए, लेकिन अब तो वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें अलग अलग मुल्कों में जाना पड़ता है, कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी तो स्थिति है पाकिस्तान की। बिल्कुल, हम लोग को उनकी जो साफगोई है इसके लिए भी, इस पर भी तो बात करनी चाहिए कि साफगोई है उनमें कि इतनी ईमानदारी से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम मुख्तलिफ ममालिक में गए और उन लोगों ने हमारी इज्जत रखी। वो दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने हमारी इज्जत रखी, दोस्त मुल्क हैं, उन्होंने इज्जत रखी और हमको पैसे दिए, लेकिन हमको अपनी इज्जत का समझौता कर, हमको अपने समझौते करने पड़े और अपनी इज्जत, अपना मान घटाना पड़ा। तो ये इससे अंदाज़ा लग रहा है कि अभी जो, अच्छा ये बात अभी कोई पूछ नहीं रहा, ये इस चर्चा भी होनी चाहिए कि जो मुल्क, वो दूसरे मुल्क आपको पैसा देते हैं, उस पैसे का आप क्या करते हैं? तो उस पैसे से आप आतंकवादियों के ठिकाने बनाते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। अभी आपने कितने 100 रुपये, कितने करोड़ रुपए, कितने आप इन लोगों को दिए? ये जो हम ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने जो आतंकवादियों के शिविर नष्ट किए थे उनको बनाने के लिए IMF से कर्ज मिलता है। उस कर्ज तब मिलता है जब आप उसका, जो इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल गैप पूरा करते हैं, तो गैप पूरा करने के लिए आप दूसरे देश से भीख मांग करके ले आए, आपका गैप पूरा हो गया, IMF ने आपको पैसा दे दिया। अब उस पैसे से आप आतंकवादियों के शिविर बनवाते हैं, उस पैसे से आप हथियार बनवाते हैं, हथियार खरीदते हैं, उस पैसे से तुर्की से और चाइना से हथियार खरीद रहे हैं, आतंकवाद, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में उस पैसे को खर्च करते हैं। जब अरे इतनी मुश्किल से आप पैसे मांग करके ले आ रहे हैं तो अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए खर्च करिए, उसको गरीबी दूर करने, अनाज का संकट दूर करने, इन सब चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च करिए। वो पाकिस्तान से होना मुमकिन नहीं। उधर इमरान खान को लेकर भी पाकिस्तान में नया बवाल शुरू हो गया है। इमरान खान समर्थकों ने मुनीर और शहबाज को बड़ा अल्टीमेटम दिया है। समर्थकों ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान का शटर डाउन करने की धमकी दी है। दरअसल अडियाला जेल में बंद इमरान खान आंख की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इमरान का सही से इलाज नहीं हुआ तो वो अंधे भी हो सकते हैं। समर्थकों की मांग ये है कि इमरान खान को किसी अच्छे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, जेल में बंद इमरान से नियमित मुलाकात करने की इजाजत दी जाए और अगर ऐसी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। अडियाला जेल में एक नया खतरा अजीत जी पैदा हो गया है। पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की तैयारी 8 फरवरी के लिए की जा रही है। 86 दिनों से इमरान खान को जिस तरह से तन्हाई में रखा गया है, लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है, उनकी आंखों की रोशनी तक जाने की स्थिति पैदा हो गई है। उनकी जान पर खतरा था। ये तो उनकी बहनें जा रही थी मिलने, उनकी पार्टी के, उनके मुख्यमंत्री का मिलने खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनको गिरा करके पीटा गया जेल के बाहर। तो ये अत्याचार तो चल ही रहा है लगातार। लेकिन इसका हल क्या है? ये ना आसिम मुनीर को समझ आ रहा है, ना समझ में आ रहा है इस वक्त शहबाज शरीफ को कि अपने देश के ही नागरिकों को वो किस तरह डील करें। नहीं, अब बेचारे कर्ज मांगे। इस समय पाकिस्तान पर जो है, उतने छोटे देश पर करीब 287 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज हो गया है। वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति इस समय 3,33,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है और ये बढ़ता जा रहा है। पिछले साल से 13% बढ़ गया है। तो भयानक स्थिति है उनके सामने। तीसरी स्थिति यह है कि भारत धीरे धीरे ऐसी घेरेबंदी किया है कि उनके साथ समस्या पैदा हो रही है। भारत से आयात करने की नौबत है। जो उनका खर्च है ना, वो दिखाया गया है कि भारत से भी आयात पर उनका पैसा खर्च हो रहा है। अब ये जो घटना है, ये तो इसलिए है कि अब
अब या तो इमरान खान को वहां की न्यायालय अगर बेल देगी ही नहीं, सामान्य कानून कहता है किसी को बीमारी और उसके आधार पर पैरोल पर भी छोड़ा जा सकता है, बेल दिया जा सकता है, मिलने नहीं देंगे, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय पाकिस्तान शहबाज शरीफ के नहीं आसिम मुनीर के शासन में है, क्योंकि प्रधानमंत्री सभा में बोल रहे हैं कि मैं और फील्ड मार्शल मांगने गया। फील्ड मार्शल किसी देश का दुनिया में प्रधानमंत्री के समकक्ष होकर कर्ज मांगने जा रहा है, अगर पार्टी की नीयत बना रहा है, तो उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चल रही हो और उस देश की पुलिस और उस देश की न्यायपालिका कैसे काम कर रही होगी। तो यह है पाकिस्तान की स्थिति। तो उसमें तो बेचारे अब क्या करेंगे। लेकिन इमरान की पार्टी का भी जो मैं देख रहा हूं कि इतने विरोध के बावजूद कोई बहुत बड़ा आंदोलन पाकिस्तान में खड़ा नहीं हो पाया अभी तक। तो इमरान की पार्टी की रणनीति मुझे दिखाई दे रही है कि हर समय एक इशू बनाते रहो ताकि अपने लोग जो है किसी ढंग से सड़क पर आके पार्टी के साथ जुड़े रहे। उनकी भी मजबूरी हो गई है। इमरान खान की आंखों की रोशनी जाने के पिछले हफ्ते आंखों का सीक्रेट ऑपरेशन हुआ, अरे वहां जेल में नेताओं की हत्याएं होगी। पाकिस्तान को आप भारत की दृष्टि से देखते हैं, पाकिस्तान की जेल में फांसी चढ़ा दिया गया, 2-2, 3-3 महीने बाद लोगों को पता चला है। वहां और जिले जिले में ऐसी घटनाएं बीच बीच में होती रही है। जब वहां सत्ता इस समय, वो तो कहने के लिए प्राइम मिनिस्टर है। तो ये तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस समय कई मामलों में अच्छा है कि आसिम मुनीर जैसे को फील्ड मार्शल देना, जिसको संवैधानिक इतने अधिकार दिए जा चुके हों, और अभी तक इमरान खान को जिंदा रहे, क्योंकि उनको भय है कि अगर ऐसा किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और देश की क्या हालत होगी। आसिम मुनीर के पास कोई विकल्प नहीं है इमरान खान से डील करने का, तो लीजिए आंखों की रोशनी छीन ले। वो आंखों की रोशनी तो अभी तो जान जाने की भी बात हो रही थी, अभी तो आंखों की रोशनी जाने की बात हुई है। ये लगता है कि जो बातें होती हैं पाकिस्तान में आमतौर पर कि एक प्लान होता है कि निकाल दें इनको, बाहर भेज दें, दुबई चले जाए, लंदन चले जाए, वो भी मेटरलाइज नहीं हो रहा है। इमरान खान भी अड़े हुए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं, हाँ, उनको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि अगर रहते हैं और विरोध को इसी तरह से कंटिन्यू करके रखते हैं तो हो सकता है कि अगली बार चुनाव हो तो हम सत्ता में आ जाए, या किसी समय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बदले, अमेरिका में क्या पता सत्ता बदले, उसके बाद लोगों की नजर जाए और यहाँ फिर सत्ता चेंज हो तो हम सत्ता में आ जाए। इसलिए वो छोड़ के भागना भी नहीं चाहते हैं और लड़ाई को भी जारी रखे रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दोनों को खटक रहे हैं। वो तो दोनों तरफ से अभी वो जो राजमाइश चल रही है कि वो चले जाएं, उनका है कि हम अड़े रहें। अडियाला जेल के बाहर देखिए ना, इमरान खान की बहनें धरने पर बैठती हैं और एक दफा नहीं, हर बार जिस दिन मिलने का दिन होता है उस दिन ये कोशिशें होती हैं, लेकिन इमरान खान का क्या हाल है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। इधर अमेरिका और ईरान की टेंशन अपने पीक पर है। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। युद्ध छिड़ा तो इसका असर मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया पर होगा। ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ तैनात है। पर्शियन गल्फ में ईरान की सेना भी वॉर मोड में है। बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की IRGC फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। IRGC की ये वॉर एक्सरसाइज कल से शुरू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईरान के साथ रूस और चीन की सेना भी शामिल हो रही है। रूस और चीन की नेवी के वॉरशिप कभी भी पर्शियन गल्फ पहुंच सकते हैं। उधर IRGC को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अगर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स युद्धाभ्यास करते हैं तो ये सुनिश्चित रहना चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी अमेरिकी जहाज को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिकी फौज उसका कड़ा जवाब देगी। कमाल की स्थिति है। अमेरिका ये कहता है कि अगर ईरान में वहां पर प्रदर्शनकारियों को मारा जाता है तो फिर अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। क्या कोई हमला हो गया? अभी तक कोई हमला नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि फांसी दे दी जाएगी तो फिर बड़ा हमला हो जाएगा। कई लोग ऐसे बेमौत मारे गए, क्या हमला हो गया? नहीं हुआ। फिर ये कहने लगे कि अगर सामने की लड़ाई लड़ने के लिए ईरान तैयार होता है जी तो फिर बड़ा हमला कर देंगे अमेरिका। अभी भी कोई हमला नहीं हुआ। ट्रंप सिग्नल पर सिग्नल दिए जा रहे हैं। इधर IRGC भी युद्ध अभ्यास किए जा रहा है। चीन भी अपने साजो सामान ईरान के लिए पहुंचा रहा है, पर युद्ध कहीं ऐसा लग रहा है रुका हुआ है। की अब ऐसी वो मौका निकल गया है। हम बार बार कहते रहे कि वो मौका निकल गया जब लाखों लोग सड़क पर थे। उस समय कोई प्रेशर बनाने का अगर कोई टारगेटेड अटैक अमेरिका करता तो उसका लाभ मिलता। जो रिजीम चेंज वो चाह रहे हैं, अब रिजीम चेंज के लिए अमेरिका जमीन पर तो लड़ने जाएगा नहीं।
और जो अभी आपने दिखाया पहले अपनी हेडलाइन में कि जो बंकर नष्ट किए थे, जो न्यूक्लियर फैसिलिटी, वहां भी उसने ईरान ने अपनी सेना तैनात कर दी है मजबूती के साथ। और उसने एक बात जो कही है ना कि तमाम जो दुखती नस है अमेरिका की, उस पर उसने अपने मिसाइल तैनात करके रखे हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कतर में उसकी सेना का ठिकाना हो, सैनिक बेस हो, चाहे बहरीन में सेना का बेस हो उसका, या यूएई में सेना का बेस हो, उस पर उसने अपने मिसाइल तैनात कर रखे हैं। और ये स्थिति अभी हमको नहीं दिख रही है, इतनी बड़ी तैयारी अमेरिका की कि वो उस तमाम ठिकानों को एक ही बार में नष्ट कर दे ताकि ईरान कोई पलटवार नहीं कर सके। ऐसा नहीं होगा। इसलिए अभी तुरंत लड़ाई की संभावना तो हमको नहीं दिख रही है, लेकिन ये दबाव दोनों तरफ से चलता रहेगा, क्योंकि जो ट्रंप कह रहे हैं ना कि डील करो हमसे, तो डील कर लो, हर बात में उनको डील करनी होती है, तो ईरान हमसे डील कर ले, इस बात का ये प्रेशर है, सारा दबाव उसके लिए बनाया जा रहा है। एस्केलेटरी बिहेवियर एट द सी, ये सब चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहराया है कि उन्होंने ईरान को बता दिया कि अमेरिका की बड़ी नेवी फ्लीट ईरान की तरफ बढ़ रही है, अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only they action? know for sure. Have you communicated that to them Yeah, directly? I have. No, we'll see how it all works out. You know, they have to float someplace. They might as well float near Iran, but it's a rough situation going on. So I stopped 837 people, as you know, last week from being hung. But a lot of people are being killed. So we'll see what happens. I can say this, they do want to make a deal. अवधेश जी, फिर वही डील वाली ट्रीट देने की कोशिश करे, वो कह रहे हैं कि और ये बात ईरान को पता है, तो कौन सी डेडलाइन है, कौन सी तारीख है? नहीं, ईरान की ओर से भी यही कहा गया है। जो वहाँ के विदेश मंत्री है अब्बास अरागची साहब, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत एक पक्षीय नहीं हो सकती है। और राष्ट्रपति से जो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बातचीत की है, महमूद पेजेस्कियन ने, उन्होंने भी कहा है कि बातचीत जो होगी वो अमेरिकी शर्तों पर नहीं होगी, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत समानता के आधार पर होगी तो होगी। या इसका मतलब ये हुआ कि अब ईरान को भी ये समझ बनी है कि हमारे पास इस समय बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। वो दिखा जरूर रहे हैं। IRGC को जब यूरोपीय संघ ने ही आतंकवादी घोषित कर दिया, अमेरिका तो पहले ही बैन कर चुका है, उसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो हम भी यूरोपीय फौज को ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। तो केवल एक कह रहे हैं, इनके ब्लैक लिस्टेड करने से यूरोपीय फौज ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के बरबोलेपन के कारण, और चूंकि दुनिया भर में उन्होंने उथल पुथल अपनी नीतियों से मचा दिया है, इस कारण हम कई बार उन पर हंसते हैं। लेकिन इस समय अमेरिका शक्तिशाली है और ईरान के मामले पर उसको यूरोप का भी सपोर्ट मिलने वाला है। सऊदी अरब ने पहले तो कहा था कि इस बार हम अमेरिका को अगर हमला करता है तो हम अपना हवाई क्षेत्र नहीं देंगे, लेकिन सऊदी अरब ने यह भी बोल दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, लेकिन जो शर्तें भी हैं सर कि ईरान के ऊपर जो डील वाली जो बात है, ये मत समझिए कोई ट्रेड डील है। डील ये है कि हूती जैसे जो आतंकी संगठन है, आप अपने प्रॉक्सी इन तमाम संगठनों को समर्थन करना बंद कर देंगे, आप मिसाइल्स बनाना बंद कर देंगे, आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद कर देंगे। लेकिन क्या ईरान इस पर तैयार होगा? डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी पर धमकी दे रहे हैं। तैयार तो होना पड़ेगा ना। आप आतंकवादी संगठन पैदा करते रहो क्या, हमास हूती, और आप न्यूक्लियर वेपन बनाओगे। वो न्यूक्लियर वेपन के पक्ष में तो भारत भी नहीं है ना कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। देखो, ईरान न्यूक्लियर वेपन न बनाए, आतंकवादियों को समर्थन बंद करे, इसका समर्थन दुनिया के ज्यादातर सभ्य देश करेंगे। ट्रंप के तरीके से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन ईरान जिस ढंग से अभी दूसरे देशों से जो बयान आ रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुनिया के सारे शिया मुसलमानों पर हमला माना जाएगा, ये भी एक इशू बनाने की जो कोशिश की जा रही है ना, ये इतना आसान नहीं है कि हम ट्रंप की केवल आलोचना करके और ईरान को नहीं सर, यार ट्रंप की आलोचना की बात नहीं है। समस्या इस बात की है कि बार बार संकट के बादल जो मंडरा रहे हैं, उस संकट का समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं हो रही है। ना ट्रंप कर रहे हैं, ना ईरान कर रहा है। ईरान भी लगातार बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, जो बात अभी आप भी कह रहे थे, कि बातचीत और युद्ध दोनों के लिए तैयार है। ईरान पर हमला होता है तो फिर उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। در مورد
अमेरिका के बारे में हम ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं और फिर दोहराता हूं कि ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है और युद्ध के लिए भी। हम 12 दिनों के युद्ध से पहले की तुलना में अब ज्यादा तैयार है। जैसे उस समय हमने हमलावरों को ताकत से जवाब दिया था, वैसे ही इस बार भी करेंगे। इधर तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में जंग भड़काना चाहता है। इजराइल लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान पर हमला करे। हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल अमेरिका को ईरान पर सैन्य हमला करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की ये कोशिशें हमारे क्षेत्र की पहले से ही नाजुक स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हमें उम्मीद है कि अमेरिकी सरकार समझदारी से काम लेगी और ऐसा होने नहीं देगी। इजराइल को क्षेत्र में अपनी अस्थिरता पैदा करने वाली नीतियां खत्म करनी चाहिए। ये इजराइल के ऊपर डाल रहे हैं। ये तो बहुत ये तो आजमाई हुई ट्रिक है। बहुत हाँ। आजमाई हुई ट्रिक है। इजराइल इस समय क्यों उकसाना चाहेगा उसको, अमेरिका को, कि तुम हमला करो, जबकि पिछले साल जून वाले हमले को, जून का जो पिछला हमला अमेरिका ने किया तो अमेरिका को तो कुछ नहीं हुआ। कतर पर तो जो उसके सैन्य बेस तक वो प्रतीकात्मक हमला था, जिसके लिए बाद में कतर से माफी भी मांग ली ईरान ने, लेकिन हमला तो भुगता तो इजराइल ने ना। इतने लोग उनके यहाँ, इतने मकान गिरे, इतने मिसाइल अटैक हुए, उसका आयरन डोम नष्ट हुआ, उसको लेकर के जो धारणा थी वो पूरी धारणा नष्ट हुई इजराइल की कि इतना मजबूत है, आयरन डोम जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, खत्म हो गया सब कुछ। तो खतरा तो इजराइल को, इजराइल तो चुपचाप बैठा हुआ है। ये न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद हो जाए और हुती, हमास, हिजबुल्ला ये सब खत्म हो, ये इजराइल का निश्चित रूप से कंसर्न है, लेकिन अमेरिका का भी है, यूरोप का भी है। तो ये सब लोग चाहते हैं कि ईरान पर दबाव बना करके उसको इसके लिए तैयार किया जाए कि वो आतंकवादियों को समर्थन देना बंद करे। जो सी रूट है उधर, ये हुती की वजह से और इन हमलावरों की वजह से जो कार्गो शिप्स हैं उनका भी जाना आना इतना मुश्किल होता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और कई जगह ऐसा होता है। तो ये सब चीजें बंद हो जाएं, ये सबका कंसर्न है, अमेरिका का भी, यूरोप का भी। सिर्फ इजराइल को टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, खाड़ी देश, उनको एकजुट किया जाए, क्योंकि इजराइल को सब अपना दुश्मन मानते हैं। और उसमें एर्दोगान भी चाहेंगे कि वो सबसे बड़े खलीफा के तौर पर दिखाई दे। एर्दोगान इस समय इस्लामी विश्व के सबसे बड़े नेता का पिछले 10 वर्ष से वो ख्वाब देख रहे हैं कि हम एक खलीफा की तरह हमारी मान्यता हो। हालांकि वो बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हो गए, वो दोनों तरफ यूरोपीय संघ में भी हैं, वो दोनों तरफ जा रहे हैं। उनकी भी समस्या है कि एकदम से छोड़ के चले जाए, लेकिन उनका पूरा सपना जो था वो वही था। भारत ने जब स्टैंड लिया है तुर्की के विरुद्ध, जाके साइप्रस प्राइम मिनिस्टर चले गए, जहां जहां उनका है वहां जाना, फिर उनकी घेरेबंदी करना, वो एक भारत को छोड़ के तुर्की पर किसी ने दबाव नहीं डलाया क्योंकि उस तरफ वो मिल जाता है। तो इसलिए सब देश तुर्की जाता है। पाकिस्तान को भी देखेंगे कि मुनीर से लेके सब वहां जाते हैं। आजकल तुर्की की मान्यता चाहिए सबको, तो वो है तुर्की की अभी स्थिति। शिया देश भी, सुन्नी देश भी, बिल्कुल सर, सारे जा रहे हैं। आज दमदार 10 में बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, अजीत जी आपका। एक युद्ध शुरू ना हो जाए और एक जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है वो भी जल्दी खत्म हो जाए, हम तो ऐसी आशा कर सकते हैं।